राम राम साहब। मैं मनोज कुमार। इस बार की ट्रिप में मैं आप सबको ले चलूँगा राजस्थान के सबसे बड़े म्यूजियम में घुमाने, मतलब जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल में। वो वाकई में राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। मैंने अब तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा इन सब के म्यूजियम घूमे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ये जयपुर का अल्बर्ट हॉल है। तो आज की ट्रिप वहीं की होगी, तो चलते हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल। तो हर बार की तरह हम निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। आप बोलोगे कि हर बार ट्रेन ही क्यों? भाई, भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन ट्रेन ही है। तो ट्रेन की तरफ निकल पड़ते हैं, पर ट्रेन होती है लेट। तो हम ऐसे टाइम पास करने के लिए छोटे मोटे गेम खेलते हैं, और फिर खेलते खेलते मुझे तो भूख लगने लग जाती है। तो मैं अपने बैकपैक में से अपना नाश्ता निकाल दूँ, और नाश्ता भी आलतू फालतू नहीं था, पोषण प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, क्योंकि सफ़र में यही ज़रूरी होता है। क्योंकि सफ़र लंबा होता है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। इसी बीच ट्रेन आती है, और ट्रेन आते ही हमारा सफ़र शुभारंभ हो जाता है। हमारी ट्रेन में जो डब्बा हमें मिला था वो बिल्कुल ही खाली था, इसलिए हम बिल्कुल शान और शौकत से उसमें चढ़ते हैं। पर चढ़ने के बाद बिल्कुल खाली डिब्बा था, पर कहते हैं ना, किस्मत ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर में यहाँ पर ये ट्रेन खाली दिखाई दे रहा है ना, आप देखना जादू। छू, देखा ना, सारी ट्रेन भर चुकी है। जैसे जैसे ट्रेन का सफ़र ख़त्म होता है और हम पहुंच जाते हैं जयपुर। जयपुर पहुंचते सबसे अच्छा पहला काम हम करते हैं मेट्रो। मेट्रो में पहुंचकर आपको जयपुर घूमने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, मेट्रो आपको अधिकांश जयपुर कवर करा देती है, बिल्कुल किफ़ायती दामों में। तो जितना हो सके मेट्रो का यूज़ करके आप नज़दीक एरिया में पहुँच जाएँ, और मेट्रो में जयपुर का शानदार नज़ारा देखिए। क्योंकि मेट्रो की स्पीड, और ये दिल्ली जैसी खाली और बकवास मेट्रो नहीं है, ये वाकई में जयपुर की थोड़ी मैनर्स वाली शांतिपूर्ण मेट्रो होती। इसमें बैठ कर हम पहुँच जाते हैं सीधे जयपुर, पुरानी जयपुर, पिंक सिटी, पुराने बाज़ार, बिल्कुल पुराने लुक में। आज भी इन्हें पुराना लुक दिया गया है जयपुर का। ये बाज़ार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, जलेबी चौक, ये सारा एरिया पुराना है। घूमते घूमते एकदम से हमारे सामने हवा महल आ जाता है, तो हमारी तो हवा हवा हो जाती है, क्योंकि इतना ही खूबसूरत है। हमने अब तक इसे किताबों में ही देखा था, जैसे इसे प्रत्यक्ष देखते हैं तो वाकई में अद्भुत आनंद देता है। थोड़ी देर इसको हम निहारते हैं, इसके आसपास अपना फ़ोटोशूट भी कराते हैं, क्योंकि यार फर्स्ट बार आए ना, तो घूमना और फ़ोटो खिंचाना तो ज़रूरी है ना। और ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलती है ईसरलाट। इसकी हिस्ट्री ये है। जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये वही सरलाट है जो सिंगरौली के युद्ध में जीतने के पश्चात महाराजा ईश्वरी सिंह ने बनाई थी, और फिर बाद में मानसिक रूप से तंग आकर उन्होंने इसी से ही आत्महत्या कर ली थी। ये ईसरलाट यहीं बड़ी चौपड़ के पास हवा महल के पीछे वाले एरिया में स्थित है जयपुर में। अभी इसकी एंट्री बंद है, एंट्री होती तो मैं आपको अंदर ज़रूर घुमाता। घूमते घूमते हमें भूख लगने लग जाती है, तो हम भूखते भूखते हुए एक नाश्ते की दुकान पे आते हैं। यहाँ बैठते हैं, हमारे पास एक भौंकने वाला जानवर आ जाता है। तो अरे भाई उठे जा, अटे कहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत नाश्ता उसे कराकर हम अपनी उड़ान को आगे बढ़ते हैं, और जयपुर की पुरानी गली, पुराने दरवाजे से घूमते फिरते हैं, और इस नायाब नज़ारे को कैमरे में कैद करते हैं। सीधे हम पहुंच जाते हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल। ये अल्बर्ट हॉल बिल्कुल रामनिवास बाग के पास स्थित है। आप यहाँ आओगे तो वाकई में ये बहुत ही बड़ा महल है, बिल्कुल शानदार। इसकी हिस्ट्री उतनी ही शानदार है। हिस्ट्री के लिए आप किताबें पढ़िए, वीडियो में हिस्ट्री सुनने से कोई मतलब नहीं निकलता। और थोड़ी बहुत देर यहाँ पर बाहर वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग करते करते मुझे तो भूख लगने लग जाती है, तो मैं अपना नाश्ता करता हूँ। तभी सामने सिंड्रेला आती है। इसको देख के मैं भी पुरानी कहानी को रिवाइज करता हूँ, और फिर थोड़ी देर इसके आसपास में घूमने लगता हूँ। आसपास ये चूहों ने इतनी शानदार सुरंगें बना रखी है, जिनमें कौवे उनका शिकार करने के लिए बाहर घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते अल्बर्ट हॉल में, यहाँ के नियम है कि जयपुर की हर घूमने की जगह 9 बजे ही खुलती है, तो आपको 9 बजे तक वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग करते करते मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा प्री वेडिंग शूटिंग कराने आते हैं। अभी हमारा टाइम तो नहीं आया कि टाइम आने पर कराएंगे, लेकिन अंदर जाने का टाइम आ चुका है। तो जैसे ही टाइम शुरू हो जाता है अंदर जाने के लिए, मैं अंदर जाकर घूमने के लिए अपना सबसे पहला काम टिकट बुकिंग कराना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको हर जगह टिकट में थोड़ी सी छूट मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट कोई प्रूफ नहीं है तो आपको वही टिकट कटाना पड़ेगा। पर ठीक है, इंडियंस के लिए इसमें ज़्यादा किराया नहीं है। अगर आप अंग्रेज़ हो तो शायद कई गुना ज़्यादा किराया देना पड़ता है। और जैसे जैसे इसके सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके मुख्य दरवाजे पर एक चीज़ लिखी थी, यतो धर्म ततो जय। ये जयपुर राजघराने का आदर्श वाक्य है। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो आपका टिकट एक बार और चेकिंग किया जाता है, उसके बाद आपको अंदर एंट्री दी जाती है। यहाँ अंदर एंटर होते मुझे एक बात याद आती है कि दुनिया तो बहुत ही बड़ी है और ज़िंदगी उतनी ही छोटी है। घूमना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एवरीवन।
तो हमारे सामने सबसे पहले शार्दुल इस शेर की पेंटिंग्स आती है जिसके वर्णन सभी सभ्यताओं में किया गया है। पंखों वाला एक शेर होता है जिसे शार्दुल कहते हैं। ये इस म्यूजियम की प्रवेश द्वार की ऊपरी छत है जिस पर जयपुर राजघराने के कछवाहा राजवंश के लगभग सभी शासकों की चित्र बने हुए हैं। और ये इसके खंभे इतनी शानदार फिनिशिंग है और ये सारे शासकों की पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, लगभग उनकी लंबाई के बराबर है। बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, दीवार पे बनी हुई है। अब धीरे धीरे चलते हैं म्यूज़ियम के आंतरिक भाग पर। जैसे जैसे आप अंदर एंटर होगे आपको रॉयल लुक और रॉयल फीलिंग आने लग जाएगी। इतने बड़े बड़े हॉल, इतने शानदार शानदार हॉल। और पीछे पेंटिंग दिखाई दे रही प्रिंस ऑफ वेल्स, इन्हीं के उपलक्ष्य में अल्बर्ट हॉल बनाया गया था। देखो इसकी कारीगरी, क्या शानदार कारीगरी है। चारों तरफ इतने बड़े बड़े कालीन हैं, वो बहुत ही महंगे महंगे। और ये अंग्रेजों वाली टेंटन बजाना नहीं आती पर अच्छी है। और इस हॉल के बाद जैसे आप आगे जाते हो तो आपके सामने भगवान बुद्ध की इतनी शानदार नक्काशी वाली एक प्रतिमा दिखाई दे जाती है। ये धातु की प्रतिमा है, बिल्कुल ही अद्भुत और शानदार कारीगरी है। और ये शिनचैन, ली, वोंग, यांग, सॉन्ग्स, ये सारे चाइनीज़ है। और इनका फेस कट तो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है। ये बर्मा ब्रह्म देश है। जैसे हम आगे एंटर होते हैं तो हम जिस हॉल में पढ़ते हैं यहाँ पर सभी जगह अलग अलग विदेशी सभ्यताओं के जो अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं, चीनी मिट्टी के, ब्लू पोट्रीज और भी जितनी तरह के पात्र होते हैं, उन सभी प्रकार के पात्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। और ये सारे पात्र इतनी ही अद्भुत शानदार कारीगरी वाले हैं, अलग ही प्रकार की और रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार की कारीगरों से बने हुए मिट्टी के, जिन पर अलग अलग रंगों की धातु की कारीगरी की है। और ये बहुत ही बड़ा हॉल है। जिससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे भारतीय मूर्तियों का नायाब अद्भुत मूर्तियों का संग्रह यहाँ पर मिलता है। और इस संग्रहालय में राज्य की नहीं अपितु विदेश, भारत के अभिन्न हिस्सों, अफगानिस्तान, कांधार, इन हिस्सों की भी अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। हमारे सामने जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएँ अलग अलग मुद्राओं वाली इतनी शानदार रूप में विद्यमान है। और जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं ये एक जैन मुनि की बिल्कुल ही अद्भुत प्रतिमा है। कितनी शानदार फिनिशिंग उस मूर्ति में जो दिखाई दे रही है। मूर्ति में केवल कारीगरी नहीं, उसमें भाव भी दिखाई दे रहे हैं जैन मुनि के। कितनी शांति का संदेश देते हुए जैन मुनि यहाँ पर विद्यमान है। और ये सबसे खास भगवान विष्णु की वामन अवतार की मूर्ति, बिल्कुल ही अद्भुत। भगवान विष्णु का ये अवतार बिल्कुल ही छोटे कद वाला था, इसलिए ये मूर्ति उसी कद को प्रतिरूप करते हुए बिल्कुल शानदार। तो ये जब प्रतिमा देखी तो मैं चौंक कि मैंने इसे कहीं देखा है। तो ये हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबों में दिखाई गई प्रतिमा है। गांधार शैली की बिल्कुल ही अद्भुत प्रतिमा है। ये एक और जैन में कितनी शांति के भाव में है। अब जैसे इन शांति को पार कर हम आगे बढ़ते हैं तो अशांति को दूर करने वाले भारतीय दर्शन के अद्भुत शस्त्र और शास्त्र। तो यहाँ पर सारे शस्त्र अद्भुत प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी प्रकार के शस्त्र। और ये बंदूक वाकई में बहुत बड़ी थी। मैं सोच रहा था कि इसको चलाने वाला चलाता कैसा होगा, कि और बंदूकें लंबी थी, ये बहुत ही मोटी और वजनी बंदूक थी। और थोड़ी देर इस प्रदर्शनी की रंगारंग में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने भगवान गरुड़देव की एक शानदार कांस्य प्रतिमा रखी होती है। ये भी एक प्राचीन और अद्भुत प्रतिमा है। इसी के पास में कितनी बड़ी बार ढाल रखी हुई है। ये वाकई में बहुत बड़ी ढाल है। इस पर अलग अलग युद्ध के वर्णन के करते हुए कारीगरियाँ की गई हैं। और ये ढाल बहुत ही बड़ी है, मुझसे कई गुना बड़ी ढाल है। अब इस म्यूज़ियम में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक के बाद अलग अलग हॉल आते हैं जिनमें अलग अलग कल्चर से रिलेटेड बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ। अब इस लेवल को पार कर हम इस म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पर बढ़ते हैं आगे। सीढ़ियों की दीवारों पर भी अलग अलग सभ्यताओं से जुड़ी हुई अनेक ही शानदार पेंटिंग्स हैं। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक चीज़ दिखाई देगी। और अगर आपने भी इसे पहचान लिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये है मंदिर, कावड़ वाले, मतलब लकड़ी के बने होते हैं जिनमें भगवान की देव प्रतिमाएं होती है। साथ साथ उस लकड़ी के बक्से में सारी दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग्स में उस भगवान से जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं पेंटिंग्स गैलरी में। इस गैलरीज में सभी कल्चर्स की इतनी सारी पेंटिंग्स हैं देवी देवताओं से जुड़ी। अधिकांश ये पेंटिंग्स
जैन कथाओं से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं इनमें, सारी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ये म्यूज़ियम वाकई में इसी बीच हमारी नज़र पड़ती इस पेंटिंग्स में जो है अकबर की। आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। नॉर्मली ये जोधा अकबर वाला टीवी सीरियल जैसा नहीं, ये भगवान नरसिंह। इनके दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं पुराने नोट, एक आना आठ आना जो नोट होते हैं वो मोहर के साथ यहाँ पर रखे हुए हैं। किस प्रकार ठप्पे से नोट की बनाया जाता है और यहाँ पर मिलती प्राचीन मुद्राएं भारत की, जो अब तक मैंने केवल बुक्स में देखी थी। यहाँ सभी सभ्यताओं के सभी कालों की अलग अलग मुद्राएं, इतनी शानदार मुद्राएं यहाँ पर रखी हुई है। अब शायद पता नहीं गोल्ड की कहीं की, पर फिर भी। और ये जो प्रतिमाएं दिखाई दे रही ये पूरे 24 जैन तीर्थंकरों की। अब आप सोचेंगे एक जैसी प्रतिमाओं को पहचानते कैसे होंगे? तो हर जैन मुनि की प्रतिमा के आधार पर आसन पर एक चिन्ह बना होता है जिससे उनकी पहचान होती है। ये हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग विग्रहों की अलग अलग मूर्तियाँ इस म्यूजियम के इस पार्ट में स्थित है। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर, सभी प्रकार के देव विग्रह यहाँ पर विद्यमान है। और ये देखिए भगवान महादेव जी कितनी शांति से राजस्थानी लुक में बैठे हुए हैं। ये गणपति जी, और आगे बढ़ते हैं तो माँ कालिका और माँ दुर्गा, इन सब का स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा मॉडल है गेडोर की छतरियों का, जहाँ पर सभी राजवंश के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ताड़पत्र देखने को, ताड़पत्र रियल में देखे थे आज पहली बार। ताड़पत्रों पर रामायण के स्कल्पचर बिल्कुल साफ साफ लिखे हुए हैं। इन ताड़पत्रों में रामायण की कथाएं लिखी हुई हैं। इन होल की कारीगरी वाकई में नयनाभिराम है, बिल्कुल ही अद्भुत है। जैसे इन ताड़पत्रों को देखकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स दिखाई देती है। ये जो रस्सी पे फांद के चढ़ रहे हैं, इस पेंटिंग का कुछ महत्व है। ये फाग महोत्सव होली की पेंटिंग्स है। देखा बीजा जी सोटा, ये कोटा वाले, इनकी कुछ कहानी है, मैं आने वाले टाइम पे जरूर एक्सप्लेन करूँगा। ये अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर आक्रमण के समय की एक पेंटिंग है, जब जयपुर के राजा यहाँ पर सहायता के लिए गए थे। जैसे इस पेंटिंग को देखता हूँ मेरे सामने एक कविता आ जाती है, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का वर्णन है, बिल्कुल ही अद्भुत। किस प्रकार सारी सृष्टि उनके मुख में ही प्रवेश कर रही है और उनसे जन्म लेकर उन्हीं से अंत को प्राप्त कर रही है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जैन शास्त्र कल्पसूत्र दिखाई देता है, जिसे हमने केवल किताबों में सुना था। यह है कल्पसूत्र, जिसकी प्रति यहाँ पर लगी हुई है। इनको थोड़ा बहुत देख समझ में तो आएगा नहीं, इतनी राजस्थानी जानते नहीं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आता है पोशाक वाला पार्ट, जहाँ पर राजा महाराजाओं के वस्त्र परिधान जो भी वो औरतें पहनते थे वो यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ही बड़े बड़े कपड़े, आज के लोग पहन ले तो शायद कंबल का काम करे। ये है पगड़ी वाला संग्रह, ये जोधपुर में भी देखा था, वहाँ इससे बड़ा था। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पगड़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर भी वही पगड़ियों का अद्भुत संग्रह है। और यहाँ अब आता है मम्मीज वाला कोड, इजिप्ट वाला, इसमें फुल इजिप्ट वाला लुक है। अंदर चल के देखो। जैसे आप इसमें एंटर होगे तो आपको एंट्री गेट से ही इजिप्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है। चारों तरफ इजिप्ट स्कल्पचर्स, अलग अलग प्रकार की एक मम्मीज़ की छोटी छोटी प्रतिमाएं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं। ये ब्लू बीटल्स, इसके ऊपर एक मूवी भी है, ये उसी ब्लू बीटल्स के यहाँ पर चिन्ह रखे गए हैं। ये मिस्र सभ्यता में कुछ इसका विशेष महत्व है, इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स दिख रहे हैं वो कीड़े हैं। ये देखो पत्तों की शानदार जूतियाँ बनी हुई है। ये मम्मी से जुड़े पात्र जो उसके साथ खुदाई में मिलते थे, सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। इनको देख के आपको लगेगा कि हम इजिप्ट घूम रहे हैं। ये उस टाइम्स के गहने क्या क्या लोग पहनते थे, शानदार हैंगलरी। अब आगे ये है मम्मी वाला चैम्बर्स, सामने जो दिखाई दे रहा है ये दोनों द्वार प्रेरी, उसके बीच में मम्मीज़ रखी हुई है, बिल्कुल ही शांत। वैसे इस पहले मूवीज़ में देख के डर लगता था कि भाई ये ज़िंदा हो जाएगी हमें खा जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं। ये इसका एक्सरे भी लगा हुआ है, इस मम्मीज़ का एक्सरे किया हुआ था एक बार, तो यहाँ पर रखा हुआ है। पर ऐसी कोई डर जैसी फीलिंग नहीं है, वो केवल मूवीज़ में डराने के लिए आपको बताते थे कि भाई मम्मी ज़िंदा हो जाएगी और आपको खा जाएगी। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पारंपरिक वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया कि किस प्रकार प्राचीन समय में लोग काम को बांटकर किस प्रकार समाज का उत्थान किया करते थे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये संगीत वाला भाग,
इसमें इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, और ये सामने वाला इंस्ट्रूमेंट तो आपके पलंग से भी बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इसे रबाब कहते हैं। बहुत ही बड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा हुआ है म्यूज़िक वाला, जिसकी ये धातु का बना हुआ है पूरा का पूरा। और इसके पास में ये देखिए इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये चमड़े के बने हुए हैं सभी के अधिकांश। और ये जो इसमें तार दिखाई दे रहे हैं ये भी चमड़े के, बकरे की आंत से बनाया जाता है ये तार। ये देखिए अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो यह कहता है गहनों वाला भाग, जिसमें सोने चांदी उस टाइम के बनने वाले आभूषण हैं। ये रियल में सोने चांदी के नहीं हैं, वरना अब तक गायब हो जाते, बस केवल उस टाइम को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। शानदार अलग अलग प्रकार के अलंकार आभूषण यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये देखो पहनने के कड़े, इतने बड़े बड़े, एक एक आधा किलो कितने बड़े बड़े कड़े हैं। शायद आज के लोग इन्हें हाथ में पहन के उठा भी नहीं पाए। और ये इतने बड़े बड़े यहाँ रखे हुए हैं। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये सारा ही पोर्शन है हाथी दांत की चीज़ों से बने बना। ये सारे ही चीज़ें, कंघे दिखाई दे रहे हैं सब्जी, ये सब हाथी दांत के बने हुए हैं। अब उस टाइम हाथी दांत की कारीगरी भी वाकई में अद्भुत है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जयपुर के पास में गांव है हाथी गांव, उसमें हाथी पाले जाते थे लंबे टाइम से। ये देखो चप्पल्स, छड़ियाँ, ये सभी हाथी दांत के बने हुए हैं। तो ये उसी का प्रभाव है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो लकड़ी का एक नेपाली कल्चर्स की कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। उनको देख के लगता है कि हमारी संस्कृति केवल अलग दिखाई देती है, लेकिन है लगभग एक जैसी। ये सारे इन मुखौटों को देखोगे तो लगेगा कि ये तो हिंदू देवी देवताओं जैसे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे एक गैलरी में ये ईसाई धर्म से प्रदर्शित हुई एक पेंटिंग्स बनी पूरी दीवारों पे। इसके बाद ये हॉल म्यूज़ियम लगभग पूरा हो गया। कितना बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत ही बड़ा। म्यूज़ियम के बाहर वाले कॉरिडोर में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, उनसे जुड़ी कथाओं से जुड़ी अजंता एलोरा की थीम्स पर ये बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और इसी शांति के संदेश के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो सभी को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।